अस्सलाम वालेकुम। ग्रोसरी पढ़ने। फाइफो पीरियोडिक किया था ना। एफ को पीरियोडिक और एफ को ये एवरेज कॉस्ट है, वेटेड एवरेज भी कहते हैं इसको। क्या जी, समझ नहीं आ रही यार। अब तो ये इरफान, ये देखो उसकी टेम्परेचर 26 पे तो कुछ नहीं करेंगे यार। चलें करते हैं। रेहान, रेहान इसको रोक के जाओ। वेटेड एवरेज पीरियोडिक क्या हो गया? समझ नहीं आ रही, नजर नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही कि नजर नहीं आ रहा? उधर क्या ब्लर्ड है या है ही नहीं स्क्रीन पे कुछ? नीचे वाले रूम में बेटे क्या मसला है कोई? सर प्रोजेक्टिव अंदर और वहां पे नहीं लगे। अच्छा, यहाँ पीछे है शहर यार बेटा? नहीं, वेटेड एवरेज क्यूएम में वेटेड एवरेज का फॉर्मूला पढ़ा है कभी? क्या? ओ ओपनिंग ओपनिंग नहीं, वो समेशन डब्ल्यू एक्स, समेशन डब्ल्यू। ठीक है, एक्स क्या और डब्ल्यू क्या? सिर्फ इन्वेंटरी के हिसाब से नहीं पूछ रहा, वैसे पूछ रहा हूं वेटेड एवरेज। जिस वेरिएबल का हम एवरेज निकाल रहे हैं वो एक्स है और डब्ल्यू उनका वेट है, उनकी रेशियो हो सकती है, उनकी क्वांटिटी हो सकती है। तो वेटेड एवरेज का ना यहां पर भी कॉन्सेप्ट यही है। चले और मिसाल देता हूं। इस रूम में अगर 200 लोग हैं और ये पूछा जाए कि एवरेज एज कितनी है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सारे स्टूडेंट की एजेस का टोटल करके डिवाइडेड बाय, यानी हमने जब एज कैलकुलेट करनी है तो सबकी वैल्यू को टोटल किया डिवाइडेड बाय सबकी क्वांटिटी। इसी तरह से अगर एक सब्जी वाली दुकान पे मुख्तलिफ सब्जियां पड़ी हैं और सब में से हर एक का एवरेज वजन जानना हो, एवरेज वेट वजन, तो कैसे करें? सब का वेट का टोटल कर लें डिवाइडेड बाय जितनी क्वांटिटी है। तो बस ये वेटेड एवरेज यही होता है। पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड ये है कि एक पीरियड को, अच्छा जैसे मैंने अभी स्टूडेंट्स की मिसाल दी कि 200 स्टूडेंट्स, तो मैं ये सारा कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन क्या ले रहा हूं, इस रूम के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं। तो पीरियोडिक वेटेड एवरेज में होता यह है कि जिस महीने की कैलकुलेशन की जा रही है उस महीने को एक बॉक्स समझें और देखें कि इस महीने में शुरू में क्या था, जो कि इस सवाल में क्या था, 200 यूनिट्स। कितने वाले? 50 वाले। फिर इस महीने में मजीद इन कितने हुए, यानी परचेज कितने हुए, तो कितने कितने हुए? 600 हुए 57 वाले, 420 हुए 60 वाले, 175 हुए 62 वाले। अब इन सब के रेट्स फर्क हैं। मसला तभी आ रहा था क्योंकि रेट्स फर्क थे। तो वेटेड एवरेज मेथड ये है कि वो इस पीरियड पूरे को, जो कि इस मिसाल में महीना है, क्वार्टर भी हो सकता है, साल भी हो सकता है, इस पूरे पीरियड को एक बॉक्स समझें और ये कहें कि इसमें जितने पहले थे, जितने और आए, उन सब को अगर हम एक जैसा समझें और उन सब का एक एवरेज रेट निकालना चाहें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की एवरेज एज कैसे निकाली? सबकी एजेस का टोटल डिवाइडेड बाय सबकी क्वांटिटी। तो अगर हम इन यूनिट्स की एवरेज कॉस्ट जानना चाहें तो सबकी टोटल अमाउंट ऐड कर दें डिवाइडेड बाय सबके यूनिट्स से डिवाइड कर दें। तो इस सवाल की मिसाल लें तो इसकी अमाउंट क्या बनी? 10,000। इसकी अमाउंट क्या बनी? 34200। इसकी अमाउंट क्या बनी? 25। इसकी अमाउंट क्या बनी? 10850। कोई आया था बेटे, किया रेजोल्यूशन चेंज? वो जो मसला था स्क्रीन में हो गया हल कि नहीं?
तो जितने यूनिट्स महीने के शुरू में थे, जितने और आए, उन सबको एक जैसा समझ लेंगे हम। तो उनका एवरेज रेट निकालने के लिए सबकी वैल्यूज को ऐड करके सबकी क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। तो एवरेज रेट बन गया 10,000 के साथ ये सारे भी मिला लें। ये सारे देखिए क्या बने, ये 70250, ये भी साथ मिला लेते हैं इनके। सबकी अमाउंट्स को टोटल किया डिवाइडेड बाय सबकी क्वांटिटी, 200 ये हो गया, और ये कितने हो गए 1195। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको अलग दिखाएं उसको अलग दिखाएं। कॉन्सेप्ट क्या है, सबकी अमाउंट ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय सबके यूनिट्स ऐड करते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इनको अलग से ऐड करके लिखें। ये तो मैंने ये शक्ल सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि बचपन में शायद आप रट्टा लगा के आए हैं कि ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट प्लस टोटल परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स और परचेजेस के यूनिट्स। ये फार्मूला आपने कहीं याद किया होगा, इसलिए मैंने इसको इस तरह लिखा है, वरना ये जरूरी नहीं कि इस तरह से दिस प्लस दिस करें। कॉन्सेप्ट क्या है, जितने यहां पहले थे प्लस जितने मजीद आए। अच्छा, जो पहले थे वो भी कहां से आए, वो पिछले महीने से इस महीने में आए, और जितने मजीद नए आए तो उन सबको एक जैसा समझ लेते हैं, सबकी अमाउंट का टोटल कर लेते हैं और सबकी क्वांटिटीज टोटल करके डिवाइड कर देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 5। अब इस 57.53 की एप्लीकेशन ये है कि इस पूरे महीने के अंदर टोटल जितने भी स्टोर में आए वो सब के सब एक जैसे हैं, और उनमें से हर एक 57.53 कॉस्ट वाला है। इसलिए जितने बिके वो भी सब इसी कॉस्ट वाले, और जितने बचे रह गए रुपीज। अच्छा ठीक है, तो इस पूरे पीरियड को टोटल रख के इसमें जितने भी यूनिट्स पहले थे जितने और आए, क्योंकि रेट सबके फर्क है, तो सबका एक एवरेज रेट निकाला। उसकी एप्लीकेशन ये है कि अब इससे जो भी आउट हुए हैं वो भी सब इसी रेट वाले, और जो बचे हैं गए वो भी इसी रेट वाले। इसको एवरेज रेट ही मैंने एवरेज रेट लिखा हुआ है। अगर फार्मूला को बहुत है ही इस तरह की याद करने की जरूरत तो ये है, अदरवाइज बात ये बताइए कि सारी अमाउंट्स को ऐड करके डिवाइडेड बाय इनकी क्वांटिटी। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी उसका आंसर बनाते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट थी कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो कितने बचे में क्लोजिंग 385, और उनमें से हर एक की क्या पर यूनिट कॉस्ट है, यही 57.53। कितना बन गया 22 1 4 आगे 9। और कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो सेल हुए वो भी यही इसी कॉस्ट वाले हैं। कितने सेल हुए 10 इंटू यही वाला रेट 58,105। और एक तरीका मैंने कल भी बताया था कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने का, क्या, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट जो कि 10,000 है प्लस परचेजेस 70250 माइनस ये क्लोजिंग स्टॉक। $58,101। ये जो ₹4 का फर्क है ना, ये कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने रेट राउंड ऑफ किया हुआ है, तो राउंडिंग ऑफ का फर्क है। कॉस्ट क्या, किसी भी न्यूमेरिकल पेपर में राउंडिंग ऑफ का फर्क कोई मसले वाली बात नहीं। अच्छा, पूरे सेशन में बार बार पूछेंगे, मैं आपको बार बार कहा करूंगा राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं है, बस अब गिनते जाना। मैं कितनी बार कहता हूं, होता रहेगा सेशन में, हाँ बस ये होता रहेगा बार बार। अच्छा, ये 50 कैसे बनाऊंगा, ये वाला पिछले महीने जून में ऐसे ही किया गया था और इसका आंसर ₹50 आया था। ये वो 50 ऐसे, पिछला क्लोजिंग था ये, वो 50 वाला, तो अब वही वाला ओपनिंग बन गया। इसी तरह जब अगस्त की कैलकुलेशन करेंगे तो अगस्त के डब्बे में ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा 385 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 57.53। ये है पीरियोडिक वेटेड एवरेज मेथड। क्या जी, किसी एक महीने को तो गिवन ही होगा, हाँ गिवन होगा। ये है जी पीरियोडिक वेटेड एवरेज। इसमें बताएं आपने क्या पूछना है। और हाँ, वो जो मैंने बात जहां से शुरू की थी, समेशन WX ओवर समेशन W। X क्या है इसमें, ये कॉस्ट पर यूनिट, और W क्या है, नंबर ऑफ यूनिट। तो ये जो अमाउंट निकली हुई है ये पर यूनिट रेट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके निकली हुई है ना, तो WX का सम और यूनिट्स का सम। ये तो वेटेड एवरेज का फार्मूला यही होता है, यही लगाया हुआ है। वो तो वैसे अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स इसको याद इस तरीके से करते हैं, इसलिए इसको इस शक्ल में बनाया गया। अदरवाइज समेशन WX ओवर समेशन W।
चले हम आते परपेचुअल पे। नोटेट मिटा दूं? अच्छा, वैसे तो आपकी कॉमन सेंस पे मैं अज्यूम कर रहा हूं, लेकिन दिल में कुछ घबराहट है, ना करूं अज्यूम, मुझे लग रहा है। ये इसका मतलब ये है कि 1010 यूनिट हमने हर एक इतने का बेचा है? हर एक यूनिट एवरेज इतने का बेचा है? बेचा इतने का नहीं है, ये कॉस्ट है। बेचा कितने का है वो मैंने बताया नहीं है, इससे ज्यादा की बेचा, चलो 200 का बेचा है। ये सेल नहीं निकली है, ये सारी कॉस्ट हैं कि जितने यूनिट्स हमने बेचे हैं वो हमें कितने के कॉस्ट किए हैं। ये कॉस्ट ऑफ सेल, सेल प्राइस यहां कहीं भी नहीं बताई मैंने। FIFO पीरियोडिक परपेचुअल, FIFO परपेचुअल। FIFO परपेचुअल। FIFO में तरीका कैलकुलेशन का क्या चल रहा है कि जो पहले आते थे पहले वही बेचे जाते होंगे, तो इसलिए जो बच जाएंगे वो किन में से होंगे? जो आखिर में खरीदे थे। FIFO तो यही है, बस पीरियोडिक में क्या था? पीरियोडिक में यह था कि हमने जुलाई का पूरा डेटा आने के बाद फिर यह सोचा कि ये जो 385 पड़े हुए हैं ये आखिरी परचेजेस में से हैं। कौन सी आखिरी? कब की आखिरी? इस पूरे महीने की परचेजेस सामने आने के बाद ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस पूरे महीने का डाटा सामने आने के बाद पता चला था कि 600 खरीदे थे पहले, फिर उसके बाद 420, फिर तो ये हमने जुलाई की सारी ट्रांजैक्शन नजर आने के बाद हिसाब किताब शुरू किया ना, तो ही आखिरी हम इसको कह रहे हैं। तो अगर 15 जुलाई को ये काम कर रहे होते फिर तो आखिरी 175 ना होता। तो FIFO में क्या है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो क्लोजिंग बचे रह गए हैं वो किन में से हैं? लास्ट में जो खरीदे थे। फर्क सिर्फ इतना है कि पीरियोडिक के अंदर ये सारा हिसाब किताब पीरियड यानी महीने के एंड पे कर रहे होते हैं, जबकि परपेचुअल के अंदर यही सारा तरीका हर ट्रांजैक्शन के बाद कर रहे होते हैं। बस ये फर्क है। काम यही है कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया वो नए वाले में से होगा, क्योंकि बेचते हुए पहले पुराने वाले बेचे होंगे। प्रिंसिपल यही है, बस पीरियोडिक में ये सारा हिसाब किताब महीना खत्म होने के बाद किया जा रहा है और परपेचुअल के अंदर हर ट्रांजैक्शन के साथ साथ किया जाएगा। इसके लिए ज्यादा डिटेल चाहिए होती है, तो फिर एक टेबुलर वर्किंग बनती है। मैं इसको 11 कॉलम्स में कराता हूं, उम्मीद है आपने भी शायद ऐसे ही पढ़ा होगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा फॉर्मेट के फर्क होते नहीं है। एक डेट का कॉलम, एक थोड़ी सी अंग्रेजी का कॉलम, उसके बाद तीन तीन के सेट्स 3 बनाता हूं मैं। एक को हम कह लेते हैं परचेज, परचेज भी कह सकते हैं, रिसीट्स भी कह सकते हैं। इस सेट में 3 कॉलम, एक यूनिट्स, एक रेट और एक टोटल। फिर 3 कॉलम का एक सेट बनाता हूं, उसको सेल भी कह सकते हैं, उससे ज्यादा बेहतर है इशू। उसमें भी यही 3 कॉलम, यूनिट्स, रेट और टोटल। और फिर एक 3 कॉलम का सेट बनता है बैलेंस, और इसमें भी यही वाले 3 कॉलम, यूनिट्स, रेट और टोटल। तो ऐसे ही पढ़ा हुआ है या पढ़ा भी हुआ है कि पढ़ा भी नहीं हुआ? नहीं पढ़ा हुआ? क्यों? अच्छा 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 अच्छा। तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट ये है कि जिस महीने का डाटा है उस महीने के शुरू में क्या था। तो उस महीने के शुरू में यह था कि 1 जुलाई को ओपनिंग पोजीशन यह है कि बैलेंस यानी स्टोर में कितने उस वक्त मौजूद हैं। ओपनिंग पोजीशन यह है कि 200 यूनिट्स मौजूद थे, 50 का एक, जो कि टोटल 10,000 रुपए के बने। ये जुलाई का स्टार्टिंग पॉइंट था। ये जुलाई का स्टार्टिंग पॉइंट था। फिर इसके बाद तरतीब से चले तो क्या ट्रांजैक्शन हुई? कब? 4 तारीख को कितने यूनिट्स परचेज हुए? अब चूंकि ये स्टोर में इन हो रहे हैं तो इसको इस पोर्शन में लिखेंगे। 600 यूनिट्स आए, एक कितने का? तो टोटल कितने के बने? 34200। इनके आने के बाद स्टोर में जो पहले से 200 यूनिट थे, 600 और आ गए ना,
800 हो गए। लेकिन चूंकि FIFO मेथड में हमें यह ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन से पुराने हैं कौन से नए हैं, तो छोटे बड़े की तमीज करनी पड़ेगी। तो जो पुराने हैं उनको पहले लिखेंगे और जो बाद में आए हैं वो इन्हीं के नीचे लगते जाएंगे लिस्ट। ये 600 शामिल हो गए, ये 600 आ गए। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद अब स्टॉक की पोजीशन ये हो गई कि 200 पड़े हुए इतने वाले, 600 पड़े हुए इतने वाले। ये फर्क जरूर रखना है, वरना FIFO का मकसद खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या ट्रांजेक्शन हुई? 7 जुलाई को हो गई है सेल। सेल मैंने अलग से लिखवाई थी ना, तो डेट की तरतीब देखें। 7 जुलाई को हो गई सेल। कितने यूनिट सेल हुए? सेल होने का मतलब है स्टोर से यूनिट्स आउट हो रहे हैं। तो स्टोर से आउट हो रहे हैं तो हमें यहां लिखने पड़ेंगे। और चूंकि FIFO है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन यहां लिखने लगेंगे ना, तो देखेंगे कि उससे पहले क्या सिचुएशन थी। तो जब यूनिट्स बिकने लगे हैं उससे जस्ट पहले स्टॉक की पोजीशन क्या है? इतने पड़े थे 50 वाले, इतने पड़े थे 57 वाले। हम बेच कितने रहे हैं? 360। तो वो हमें पहले इनको बेचना पड़ेगा। तो पहले 200 ये वाले हमने आउट किए होंगे और बाकी 160 फिर इनमें से आउट किए होंगे। ये बन गया 10,000 और ये 9120। ये सेल करने के बाद स्टॉक में यूनिट्स कम हो गए कि बढ़ गए? कम हो गए। और कम हो गया क्या हुआ? ये 200 बिक गए, इनमें से 160 बिक गए, तो इन्हीं में से 440 रह गए, मतलब 57 वाले। 25080। ये स्टॉक की पोजीशन अपडेट हो गई। फिर इसके बाद क्या हुआ? 9 तारीख को हो गई परचेज। कितने? 420 हुए हैं और उनको हम यहां लिखेंगे 25200। और जब ये खरीद के स्टोर में आएंगे तो जो पहले हैं उनको पहले ही रखेंगे, ये इनके साथ नीचे लगते जाएंगे। 420 5760। 25 80 रुपए के पहले पड़े हुए थे, 25 200 के और आ गए। ये स्टॉक की पोजीशन हो गई अपडेट। फिर क्या हुआ? कब? 16 तारीख को हो गई सेल और 450। अब वो जो 450 हैं, FIFO फर्स्ट जो पुराने हैं पहले उनको बेचना है, तो 440 तो ये वाले होंगे, 57 वाले। और बाकी जो 10 हैं वो फिर इसमें से होंगे, 60 वाले। 25080 और 600 ये सारे बिक गए, इसमें से 10 बिक गए, तो बाकी रह गए 410 60 वाले, 24600।
हाँ भी अंडरवर्ल्ड वालों को सवाल है बेटे। चले कोई नहीं है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दोबारा हो गई सेल। कितनी? कब? कितने? 200 बेचे हैं, वो यही वाले ही होंगे। तो इनमें से 200 बेच दिए 60 वाले 12,000, तो 210 रह गए 12,600 वाले। और फिर लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुई कि 29 तारीख को परचेज कर लिए कितने? 17562 वाले 10 850। तो उस स्टॉक की पोजीशन ये हो गई कि 210 पहले पड़े हुए हैं 60 वाले, और 175 और आगे 62 वाले 12,600 रुपए के पहले पड़े हुए हैं, और 10,850 के और आ गए। और अब महीने का एंड रिजल्ट ये निकला कि स्टॉक में 385 यूनिट्स पड़े हुए हैं 2 3 4 5। ये परपेचुअल है। हो इसमें भी यही रहा है कि जब बेचे होंगे तो पुराने वालों में से बेचे होंगे, तो इसलिए नए वाले बचे रह गए होंगे। बस फर्क यह है कि पीरियोडिक में सारा काम महीने एंड पे बैठ के ख्याल आया था, इसमें हर ट्रांजैक्शन के बाद होता जा रहा। इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई प्लस माइनस में कुछ पूछना है, कोई कॉन्सेप्ट तो बेटे बताएं, फिर वेटेड एवरेज करते हैं। हाँ जी, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड? वो मैंने कहा अभी ना बिल्कुल सीधा मैंने प्लस वो परचेज सेल लिखा है, इसके बाद फिर ड्राइंग्स और रिटर्न्स और वो सब भी डाल के सवाल करा देता हूं। पहले मैंने सादा सवाल सिर्फ परचेज सेल से कराया है, इसके बाद एक और करा दूंगा, उसमें रिटर्न्स और ड्राइंग्स और ये भी डाल दूंगा। नोटेड मिटा दूं? वेटेड एवरेज परपेचुअल। पीरियोडिक में क्या कर रहे थे? पीरियोडिक में ये कर रहे थे कि जुलाई का पूरा महीना, इसमें पहले कितने पड़े थे और मजीद कितने आए थे, पहले कितने थे मजीद कितने आए, उनको मिला के एवरेज रेट कर रहे थे। ये काम हम कब कर रहे थे? मंथ एंड पे ना। तो चूंकि एंड पे कर रहे थे तो ये जो मजीद आने वाले थे ये तो पूरे महीने के टोटल हो गए थे, और उन सबका एक एवरेज रेट निकाल रहे थे। अब भी करना यही है, लेकिन पहले मंथ एंड पे कर रहे थे तो फिर सारी की सारी परचेजेस में लानी पड़ती थी। अब हमने हर ट्रांजैक्शन के बाद ये काम करना है। करना यही है कि पहले कितने हैं प्लस जो और आए। अब ये काम हर ट्रांजैक्शन के बाद होगा, तो इसके लिए भी ऐसे ही टेबल बनेगा, जो आप तो दोबारा ही बनाएंगे। नहीं यार, ये और 4 जुलाई को जब परचेज होगी तो उससे पहले स्टॉक में कितने थे? 200, 600 और आ गए। फाइफो में चूंकि इनका फर्क रखना जरूरी था,
इसलिए 200 को अलग लिखा था, 600 को अलग लिखा था। वेटेड एवरेज में फर्क करना है, सब एक जैसे हैं, तो जब सब एक जैसे हैं तो 200 और 600 को अलग करने की बजाय इनको हम 800 कह देंगे। और ये 10,000 के थे, वो 34,200 के थे, जब इनको मिला ही दिया है तो ये 44,200 के हो गए। और अगर इतने के इतने यूनिट्स हैं तो एक कितने का है, दिस डिवाइडेड बाय दिस 55 पॉइंट। और अगर गौर करें तो ये वैसे ही निकाला है, कैसे, ओपनिंग की अमाउंट प्लस परचेजेस की अमाउंट, ओपनिंग के यूनिट्स प्लस परचेजेस के यूनिट्स, और उस टोटल अमाउंट को टोटल यूनिट से डिवाइड कर लिया। तो किया यही वाला काम है, बस वहां पर ये काम मंथ एंड पे करना था, अब आज ट्रांजैक्शन के बाद करना है। 7 तारीख को कितने बेच दिए, 7 जुलाई को 3। अब जब वेटेड एवरेज है तो स्टोर में सब एक जैसे पड़े हुए हैं, तो ये जो 360 बेचे हैं ये यही वाले ही हैं। तो 55.25 890 और 800 में से 360 बेच दिए तो बाकी रह गए 440, यही वाले 24310। फिर 9 जुलाई को 420 खरीदे। अब चूंकि वेटेड एवरेज है तो सब एक जैसे हैं, तो पहले 440 थे, 420 और आ गए तो 860 हो गए। 24,310 के पहले थे, 25,200 के और आ गए 49510। तो फिर एक कितने का हुआ, दिस डिवाइडेड बाय दिस 57.57। जी रेट या सारा, सारा ही शुरू से, शुरू सब। जो ओपनिंग स्टॉक था, क्या हो गया, ये यहां पे नहीं कैमरा, ये एक स्क्रीन में लाओ रेहान, आ गया। महीने के शुरू में स्टॉक 200 यूनिट पड़े हुए थे, अब कर रहा हूं ना भाई, रिपीट कर रहा हूं, 200 यूनिट पड़े हुए थे। वेटेड एवरेज मेथड में हमने सबको अलग अलग रेट पे अलग पहचान रखनी है, सब एक जैसे को एक ही रेट कहना है। तो इसलिए जैसे जैसे मजीद आते जाएंगे, जो पहले पड़े हुए हैं उन्हीं के अंदर इनको शामिल कर देंगे। पहले 200 600 और खरीदे तो अब स्टोर में कितने हो गए, 800 हो गए ना, ये 200 में वो 600 ऐड कर लिया। और यही वाला सलूक इनकी अमाउंट के साथ भी कर लेते हैं। पहले 10,000 टोटल के 200 यूनिट्स पड़े हुए थे, इतने रुपए का और सामान आ गया तो टोटल कितने रुपए हो गए, 10 प्लस 34 40,200। पहले जो पड़ा था उसकी अमाउंट प्लस जो और आया उसकी अमाउंट, टोटल अमाउंट। जो पहले पड़े थे उसके यूनिट्स, जो और आए उनके यूनिट्स, ये हो गए टोटल यूनिट्स। अब अमाउंट भी टोटल है, यूनिट्स भी टोटल हैं, तो नया एवरेज रेट निकलेगा दिस डिवाइडेड बाय दिस। अच्छा, कल जब मैं आपको रिटर्न्स वाला सवाल कराऊंगा ना, तो मैं उसमें वेटेड एवरेज का इस टेबल की बजाय एक और तरीका बताऊंगा, वो एवरेज में ज्यादा आसान रहता है। तो जिनको इसमें मुश्किल हो रही है, उम्मीद है वो उसमें आसानी हो जाएगी। FIFO यही बेहतर है, लेकिन वेटेड एवरेज एक और टेबल बताऊंगा, वो ज्यादा आसान है। यहां तक ओके है जी? नहीं, समझने की बात कर रहा हूं। पहले सारा समझ लेना, फिर लिख लेना, फिर रुक जाऊंगा। पहले समझ लें सारा। यहां तक कुछ समझने में मसला है तो बताएं। इसके बाद जब 360 यूनिट सेल हुए तो पहले FIFO में हमें देखना पड़ रहा था कि जब सेल करने लगे थे तो उससे पहले स्टॉक की पोजीशन क्या थी। जो पुराने थे उनको पहले बेचा था, तो अब जब ये बेचने लगे तो उससे पहले स्टॉक की पोजीशन क्या है, सारे एक जैसे ही है ना, सबका यही रेट है। तो फिर जो 360 बेच रहे हैं उनका क्या रेट है, यही वाला ही है। तो इसी रेट को यहां लिखा, मल्टीप्लाई करके ये अमाउंट आ गई। और अब बिक जाने के बाद बैलेंस कम हो गया, तो 800 में से 360 बिक गए तो बाकी 440 रह गए, इसी रेट वाले। और इसी तरह से आगे परचेज ये भी ऐसे ही किया है। फिर सेल कितनी हुई, 450। तो अब जब 450 बेच रहे हैं तो वो किस पर यूनिट कॉस्ट वाले हैं, तो यही वाले आगे चले जाएंगे। 37.57 अमाउंट क्या बनी, 25907। चले 860 में से 450 बेच दिए, 410 रह गए, यही वाले 23603। बस दिल मेरा 3 लिखने का, राउंडिंग ऑफ का फर्क है ना, कोई मसला नहीं। ये मैंने इसकी वजह से 3 लिख दिया, ये 10 में से 7 गए तो इसलिए मैंने 3 लिख दिया। हाँ जी, क्या जी, नहीं अब बोलोगे तो आएगी आवाज। यहां पर ये पूछ रहे हो, ये वाली परचेज पूछ रहे हैं कि ये वाली परचेज पूछ रहे हैं, ये वाली, इस परचेज वाली लाइन का पूछा है या इसकी लाइन पूछी है, ये कौन सी वाली परचेज पूछ रहे हो, यही वाली ना। तो पहले इतने थे स्टॉक में,
इतने और खरीद लिए तो इतने ही बनेंगे। फिर क्या हुआ, कितनी, अब जब 200 सेल हुआ है तो वो 200 सेल फिर यही वाले ही हैं, 57.57 11514, और इसमें से 200 बिक गए तो 210 रह गए, 57.57 वाले 12089। और फिर लास्ट 175 यूनिट्स और खरीदे तो स्टोर में बैलेंस 210 यूनिट से बढ़ के 385 तक पहुंच गया। 12,000 के पहले थे, 10 के और आ गए, तो ये बन गया 22939। तो फिर एक कितने का, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 59.58, ये वेटेड एवरेज परपेचुअल। अच्छा, अब इन दोनों टेबल्स के ना मैं वो आंसर तो निकाले ही जो पूछे थे वो बनाता हूं और उनके बारे में एक दो कंक्लूडिंग बातें बताता हूं, वो थ्योरेटिकली भी पूछी जा सकती हैं। इसको करें नोट पूरा फिर। अच्छा, अगली वीक से ना टेस्ट शुरू कर लेंगे वीकली। कोशिश तो करूंगा एक दिन कोई फिक्स रख लूं, लेकिन वो डिपेंड करता है कोई टॉपिक मेरा ऐसा कंप्लीट हो तो हो सकता है कभी जुमेरात कभी मंगल कभी इस तरह से, लेकिन वीक में एक दिन करेंगे टेस्ट। अच्छा, ये ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए कभी कुछ बच्चे पूछते हैं कि मैं कोई जूम मीटिंग करूंगा आपके क्वेश्चन आंसर के लिए, तो नहीं मैं नहीं करता। आपने ग्रुप में जो पूछना है पूछिए, और बाकी बच्चे भी ना ग्रुप में एक दूसरे के सवालों का जवाब बिल्कुल दिया करें, अच्छी बात है। और मैं देखता रहता हूँ सवाल, और अगर किसी ने गलत जवाब दिया तो मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ, वरना आपस में एक दूसरे की मदद किया करें। जूम मीटिंग में नहीं करता। और वॉइस मैसेज में ना सवाल पूछा करें, रिटन मैसेज में पूछा करें। नोटेड। अच्छा, अब जो ये टेबल बनाया है इससे भी, और जो फाइफो वाला बताया उससे भी, फाइफो वाले के पहले जवाब जो मैंने सवाल पूछा था वो तो मैंने लिखा ही नहीं। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी? अच्छा, बल्कि ये जो सामने पहले ये समझा देता हूं, एफ को बता देता हूं पहले। कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैसे, ये एफ को परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना, ये, क्योंकि इस टेबल को बनाने का मकसद यही है कि हमारे पास अपडेटेड कैलकुलेशन मौजूद है और जो सबसे आखिर में आ रहा होगा वही क्लोजिंग स्टॉक है। तो ये है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 939, ये क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हो गई। और कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी? अच्छा, अब ना हमें ये करने की मोहताजी नहीं है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, इसकी जरूरत नहीं है। पीरियोडिक में हमें ऐसा इसलिए करना पड़ता था कि इतनी कॉस्ट के यूनिट्स पहले थे,
इतने और खरीदे, इतने बच गए, तो बाकी बिक गए होंगे, बस तुक्का। जब यहां हमें सब नजर आ रहा है तो फिर तुक्के की क्या जरूरत है? जो बिके हैं उनकी कॉस्ट जाननी है तो क्या करें, इनको ऐड कर दें, नजर तो आ रही है। तो इसमें जरूरत नहीं है ओपनिंग प्लस परचेजेस वाली करने की, यहीं से नजर आ जाएगा। तो इन तीनों को ऐड कर लें तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स हो जाएंगी। कितनी बनी? 57। बिल्कुल इसी तरह से ये पिछला टेबल अब तो मैंने मिटा दिया, पिछले टेबल की बताएं कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो यहां पर दोनों का टोटल आ रहा था 23450, और उस टेबल में भी कॉस्ट ऑफ सेल्स ऐसे ही, इनको ऐड कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स 56800, तो ये 3 और 4 का एंड आंसर बन गया। अच्छा, अब ना आपको एक दो बातें बता रहा हूं, बल्कि अंग्रेजी में चलो लिखवा ही देता हूं, ये वैल्यूज नोट कर लें, फिर मैं दो जुमले लिखवा देता हूं। अच्छा, कल सॉल्व किया हुआ था, मुझे FIFO पीरियोडिक क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बताएं। जी 23450, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 56800, और अभी कुछ देर पहले एफ को किया था, उसका क्लोजिंग बताइए। 22149, और कॉस्ट ऑफ सेल्स 5। परपेचुअल और पीरियोडिक को आपस में कंपेयर करना नहीं बनता, वो ज्यादा डिटेल से कैलकुलेट हुआ है, ये समरी से कैलकुलेट हुआ है। हाँ, विद इन पीरियोडिक FIFO और एफको कंपेयर कर लें, चाहे विद इन परपेचुअल FIFO और एफको को कंपेयर कर लें, सेम रिजल्ट है। सेम रिजल्ट से मेरी मुराद ये है कि FIFO का क्लोजिंग स्टॉक एफको के क्लोजिंग स्टॉक से, पहली बात यह कि डिफरेंट क्यों आ रहा है? रेट्स क्या? रेट्स डिफरेंट हैं, ठीक है डिफरेंट है, लेकिन क्यों इनका आंसर फर्क आ रहा है? क्योंकि इसके लिए रेट्स इस्तेमाल हुए हैं सिर्फ आखिरी वाले, इसके लिए सब का एवरेज इस्तेमाल हुआ है। दूसरा सवाल, इस पर्टिकुलर सवाल के अंदर इसका क्लोजिंग स्टॉक इससे ज्यादा क्यों आ रहा है? अच्छा, मैं FIFO और एफको के कंपैरिजन की बात कर रहा हूं, ठीक है। बेशक पीरियोडिक में देख लें ये इससे ज्यादा है, चाहे परपेचुअल में देख लें ये इससे ज्यादा है, तो मैं FIFO वर्सेस एफको कह रहा हूं, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल नहीं कह रहा। FIFO वर्सेस एफको, इस सवाल में इसका क्लोजिंग इसके क्लोजिंग से ज्यादा क्यों है? क्योंकि प्राइस बढ़ रही थी और बढ़ती ही जा रही थी, तो FIFO में क्योंकि आखिरी परचेजेस वाला रेट था तो वो महंगा था, और इसमें सस्ते वाले भी एवरेज हुए हुए थे, इसलिए इसका आंसर कम है, और ये इससे कम है। क्लोजिंग स्टॉक FIFO क्लोजिंग स्टॉक एफओ से ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल FIFO एफको कॉस्ट ऑफ सेल से कम है, क्योंकि इसी पे उलट हुआ ना, अगर महंगे वाले बचे हुए हैं तो सस्ते वाले बिक गए, तो इसलिए ये कम आ रहा है। अब इसके लिए अंग्रेजी लिखें, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस, इन केस ऑफ राइजिंग प्राइसेस यानी अगर प्राइसेस बढ़ रही हैं तो FIFO क्लोजिंग स्टॉक is greater than FCO closing stock. In case of rising prices, FIFO closing stock is greater than FCO closing stock. But FIFO cost of sales is lower than FCO cost of sale. चले, कल मैं ना रिटर्न्स डाल के सवाल कराता हूं, ठीक है। अल्लाह हाफिज।